हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की थी। कौन कौन से डिस्कस की थी वो मैं आपको पहले बता दूं। ये हम लोगों ने पहले देखा था वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जो हमने फोर्थ देखा था वो थी मेरे पास स्ट्रेंथ। ये हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन टर्म अपने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर के। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर, जिसके आगे हम लोग इनके आगे जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़नी है उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। तो मैं आपको पहले बताऊं, जो मेरे पास फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है वो मेरी है मोलैरिटी। अब मैं मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। मोलैरिटी को कैपिटल एम से क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का वो है मेरे पास कैपिटल एम मेरा बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करोगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको क्या मिलती है, मोलैरिटी मिलती है। अगर इसके डायग्रामेटिक में आपको समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर। आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट के कितने मोल्स इसमें ऐड किए हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे वो मेरे पास क्या होती है, आपकी कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी होती है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या हुआ, अगर आपको मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी पता है, तो आप क्या करोगे, यहां से मोल्स निकालने पड़ गए आपको कभी, तो ये बराबर होते हैं किसके, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो आप मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है भाई। मैंने यहाँ से इन चीज़ों को लिख लिया। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास मैं 2 सॉल्यूशन को ऐड करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक सॉल्यूशन ये था, ठीक है, आप समझो ये एक सॉल्यूशन था। मैं बोलता हूँ भाई इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो मेरी m1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मेरे पास v1 है। एक और सॉल्यूशन है मेरे पास इस तरीके से, मैं बोलता हूं ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, इसकी मोलैरिटी m2 है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है मेरे पास v2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। आप ऐसा मान लो ये शहद था, ये पानी था, हनी और ये वाटर है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, हनी की डेंसिटी पहले से कुछ कम हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर। आपके पास 2 सॉल्यूशन थे, आपने इन दोनों को मिला दिया इसके अंदर, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास फाइनली प्रिपेयर हो गया। अब देखो आपने इसका v1 वॉल्यूम मिलाया और इसका आपने v2 वॉल्यूम मिलाया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ठीक है ना। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसकी कंसंट्रेशन निकालने में, जिसको मैं मोलैरिटी बोल रहा हूँ फाइनल सॉल्यूशन की, कि फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो भाई देखो, मैंने जब इस सॉल्यूशन को इसके अंदर मिलाया होगा तो जितने मेरे यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो सारे मोल्स तो यहाँ पर भी आ गए होंगे, जितने मेरे सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो सारे सॉल्यूट के मोल्स यहाँ पर भी आ गए होंगे। तो पहले मैं इसका मोल कैलकुलेट करूँ तो इसका मोल होगा मेरे पास n1 और वो बराबर होगा मेरे पास m1 इंटू v1 के। इसके मोल्स कैलकुलेट करूँगा n2, वो बराबर होंगे मेरे पास किसके, m2 इंटू v2 के। तो जब मैं मोलैरिटी की फाइनल कंसंट्रेशन निकालने जाऊँगा तो मेरे पास m फाइनल क्या होगा, फाइनल मोल्स यहाँ पर कितने मोल्स होंगे, n1 प्लस n2 में लिख दूंगा भाई, फाइनल मोल्स n1 प्लस n2 हो गए, अपॉन वॉल्यूम कितने हो गए, vt कितनी है मेरे पास, v1 प्लस v2, ठीक है। अब n1 की वैल्यू कितनी है, m1 v1, n2 की वैल्यू कितनी है, m2 v2, इसमें रख दोगे तो आपको फाइनल कंसंट्रेशन मिल जाएगी मेरे पास, वो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 जो होगी मेरे पास वो फाइनल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना। आपके पास क्या होगी, वो फाइनल कंसंट्रेशन होगी। तो अगर आपको कभी 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं और उन दोनों को मिला के तीसरा सॉल्यूशन बनाया गया है और उसमें उसकी कंसंट्रेशन पूछी जाए,
या फिर हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन दे दे, आपसे वॉल्यूम पूछ ले, कोई भी चीज़ गिवन और आपसे फाइनली चीज़ पूछ रहा है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल मोलैरिटी और फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से इसका एक एप्लीकेशन पार्ट मेरे पास आता है, तो आप इसे फटाफट नोट आउट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, वो है मेरे पास नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये आपने यहां से लिख लिया इसको, ठीक है, आपने यहां तक इसको लिख लिया। इसके एक दो चीजें और दिखाता हूं मैं आपको यहीं पे, ठीक है, ये आप लोगों ने यहां से नोट डाउन कर लिया था। ठीक है, अब देखो भाई लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रेंथ पढ़ा था, ठीक है ना, स्ट्रेंथ पढ़ा था मैंने। स्ट्रेंथ मेरा एस से रिप्रेजेंट होता है, ये होता है मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये मेरे पास स्ट्रेंथ था। तो देखो यहां पर क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड कर दूंगा मैं किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब देखो भाई मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो स्ट्रेंथ के बराबर होता है, तो मैं यहां से देखूं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मेरे पास क्या होगा, ये तो मेरी स्ट्रेंथ लिखी हुई, स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, तो आप लिख सकते हैं ये बराबर हो गया किसके, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो भी मास होगा वो हम लिख देंगे किसके बराबर है, मेरा कैपिटल M मोलैरिटी के बराबर है। तो कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन में स्ट्रेंथ गिवन होती है और सॉल्यूट का पता होता है, आपसे पूछ लेता है भाई मोलैरिटी बताओ, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ का मोलैरिटी आपके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से मोलैरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो जिस तरीके से मेरे पास फिफ्थ था मोलैरिटी, तो सिक्स्थ मेरे पास आता है मोलैलिटी। क्या आता है, मोलैलिटी। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलैलिटी क्या होता है, मेरे पास जैसे ऊपर यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो यहाँ पर भी मेरे जो स्मॉल m है ये बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, इसमें नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मेरे पास स्मॉल m को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक आपको 6 कंसंट्रेशन टर्म बता दी। ठीक है, कौन कौन से भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा हमने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेंथ, फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी, और मैंने सिक्स्थ पढ़ा मोलैलिटी। ठीक है ना, तो देखो भाई जहां जहां भी वॉल्यूम का टर्म आएगा वो सब मेरे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और जहां पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा वो मेरे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे हम देख सकते हैं भाई यहाँ वेट बाय वेट है, वॉल्यूम नहीं आया तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। वॉल्यूम आ रहे हैं मेरे पास, ये भी किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। स्ट्रेंथ में नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलैरिटी नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम का टर्म नहीं आता तो ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 6 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ये जो मोलैलिटी है, ठीक है,
और आपकी जो मोलैरिटी है इसके बीच में आपका एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? एक रिलेशन निकालेंगे किन दोनों के बीच में, मोलैरिटी के अंदर और मोलैरिटी के अंदर। ठीक है, देखो मोलैरिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बेसिकली क्या होता है, कितने मोल्स सोल्यूट मेरे डिसॉल्व हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आता है। ठीक है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल M एंड मोलैलिटी, ठीक है ना, स्मॉल m। और आपको डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन होगी। ठीक है ना, साथ में आपको क्या गिवन, देखो भाई पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें गिवन है हमको। डेंसिटी ऑफ द चीजें जो जो गिवन है अपने पास, ठीक है ना। हमको मोलैरिटी समझ लो गिवन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ये सब चीजें गिवन होंगी। ठीक है, फिर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगी, वो समझ लो आप D ग्राम पर ml है। आपको डेंसिटी गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है। और आपको क्या गिवन होगा, मोलिकुलर मास ऑफ और आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये 3 चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आपको गिवन है। और आपको क्या निकालना है, यहाँ से मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, मैं बोल दूंगा आपको कि भाई एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 लीटर। हमने ने सॉल्यूशन क्या मान लिया, उसका 1 लीटर मान लिया। क्यों भाई, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी मुझे गिवन थी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी मेरे पास बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितने हैं, 1 लीटर है, तो यहाँ तो मैं वैल्यू 1 लिख दूंगा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मोलैरिटी ये दोनों क्या हो गए, मेरे बराबर हो गए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, दोनों के बराबर हो गया मोलैरिटी। अब यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं मेरे पास, अगर मैं यहाँ से निकालूं मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लिख सकते हैं कि मोल्स मेरे पास होते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं यहाँ से गिवन मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ, कैसे, मोलैरिटी नोन थी, मोलैरिटी से मैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के। ये तो मेरे गिवन मास ऑफ
सोल्यूट हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ दूसरी चीज पे। मुझे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता है। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। डेंसिटी किसमें ग्राम आपके पास गिवन है? डी। मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको नहीं पता। हाँ, मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको नहीं पता, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता है कितना है? 1 लीटर है। अब देखो ये लीटर में है पर डेंसिटी ml में, तो मैं लीटर को किस में कन्वर्ट करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा ताकि वो किस में आ जाए? ml में। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना होगा? 1000 ml होगा। तो यहाँ से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू डी। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट पता है, तो क्यों ना मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लूँ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा मेरे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 डी माइनस मोलैरिटी कैपिटल M इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोलैरिटी है भाई, मोलैरिटी को मैंने M से रिप्रेजेंट कर दिया। मोलैरिटी इंटू मास ऑफ सोल्यूट। ये मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में आएगा ये? डेंसिटी किस में थी? ग्राम में। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसके अंदर? ग्राम के अंदर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि मेरे को क्या है? मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी किसके बराबर होती है? मोलैलिटी की अगर बात करें तो बात होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? मोलैरिटी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बराबर होगा किसके? मोलैरिटी के अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से निकाल लिया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया मेरे पास? 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। बट ये किसमें था? ग्राम में। ये मुझे केजी में रखना, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 मेरा आ जाएगा ऊपर। तो ये मेरे पास स्मॉल m के साथ इसका एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना, कि आपके पास मोलैलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डी। डी डेंसिटी है आपके पास सॉल्यूशन की, माइनस मोलैरिटी। m क्या है मेरे पास? मोलैरिटी है, मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप देखो भाई, मोलैरिटी के टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में और मोलर मास ऑफ सोल्यूट के टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से स्मॉल मोलैलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज आता है काफी जेई के अंदर। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि अगर आपको मोलैरिटी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, सोल्यूट का मास पता है, तो आप मोलैलिटी के साथ इसका रिलेशन निकाल सकते हो। फटाफट लिखिए आप, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इसी के ऊपर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पास। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द value of molality of 1.2 molar H2SO4 solution whose density is 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो वैसे फाइंड आउट करते तो हमको ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता, बट अब मुझे वहाँ से फॉर्मूला पता है कि भाई मोलैलिटी मेरे पास बराबर होती है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किस में होनी चाहिए थी? ग्राम पर ml में। यहाँ पर भी वही है, सेम है, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ
सॉल्यूट। ठीक है भाई, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैरिटी क्वेश्चन गिवन है कितनी, 1.2 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी, 1000 इंटू 1.4 डेंसिटी आपको गिवन है, माइनस मोलैरिटी कितनी गिवन थी 1.2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या होगा मेरा H2SO4। H2SO4 का मास निकाले हम लोग, मास ऑफ H2SO4 बराबर होगा हाइड्रोजन का 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का एक का मास 16, 4 का कितना होगा 16 इंटू 4। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा 98 ग्राम्स आ जाता है। ठीक है, तो 98 आ गया मेरे पास। इस 98 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 98। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.936। यहाँ पर क्या है मेरे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी की आप देखो यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ, ऊपर क्या है मोल, नीचे मास इन केजी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा मेरे पास मोल पर केजी। इसकी क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास रिलेशन थे किसके बीच में, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में। इसे आप फटाफट आप लिख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी की। ठीक है, इसको आपने लिख लिया, अब इसे हटा देते हैं। देखो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की। आपके पास ये 7th और ये है मेरे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल N से। अब ये नॉर्मेलिटी होती क्या है, ये होती है आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके बराबर होते हैं मास ऑफ स्पीसीज अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ स्पीसीज। ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, जो ऊपर आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट लिखा है वो बराबर होता है मास ऑफ स्पीसीज अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके पास, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है आपके पास मोलर मास अपॉन n फैक्टर के। किसके बराबर, n फैक्टर के। अब देखो हमको क्या करना है, बस नीचे वाली वैल्यूज उठा के ऊपर रखते जाना है। इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन n फैक्टर, इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मास ऑफ स्पीसीज अपॉन, ये रखोगे तो नीचे आएगा आपके पास मोलर मास ऑफ स्पीसीज अपॉन n फैक्टर, ऊपर चला जाएगा तो मैं n को यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो मास ऑफ स्पीसीज अपॉन मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल्स के बराबर होता है। मतलब ये तो मेरे पास क्या बन गया, मोल्स इनटू n फैक्टर। तो आप लिख सकते हैं ये बराबर होता है किसके, मोल्स इनटू n फैक्टर के बराबर होता है। ये इक्वल करके आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो कि बराबर होता है मेरे पास किसके, मोल्स इनटू n फैक्टर के। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मेरे बराबर हो गया मोल्स इनटू n फैक्टर की। ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, तो अगर मैं ऊपर रखूंगा तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अभी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स किसके बराबर, तो मोलैरिटी के। अभी हमने पढ़ा तो किसके बराबर है, मोलैरिटी के बराबर है ये टर्म। तो हम लिखते हैं मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू
n फैक्टर के बराबर होता है। तो आपसे कोई पूछे नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो नॉर्मेलिटी होती है ये बराबर होती है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। किसके बराबर होती है? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर के बराबर होती है। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से इसको ध्यान से समझ लिया। अब आपको पता है भाई मोलैरिटी तो क्या होती है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आपको अगर मोलैरिटी पता है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अब ये n फैक्टर कर रही है, n फैक्टर होता क्या है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसको आप लिख लीजिए। फिर अगला टॉपिक अपना यही है कि हम n फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब n फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, n फैक्टर्स को कैलकुलेट करने का तरीका जो है मेरे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, आपके पास एक तो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, किसके अंदर? रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है आपके पास, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तब। अगर आपके पास एसिड दिया हुआ है या फिर बेस दिया हुआ है तब, या फिर आपके पास कोई सॉल्ट गिवन है तब। ये 3 केस मेन होते हैं जहां पर आप n फैक्टर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है, अब देखो अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है कोई भी, या ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो, तो वहां पर n फैक्टर मेरे पास बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या फिर लॉस हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के बोलूँ, आपके पास Mn है और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? Mn+2 के अंदर। तो आपको दिख रहा है भाई इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानना है रिडॉक्स रिएक्शन में तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या फिर लूज किए हैं। इसने लूज कर दिए तो ये हो गया। अगर मैं लिख दूं भाई कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? कॉपर के अंदर। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसका n फैक्टर किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आप। अगर आपका Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? Fe+3 के अंदर, तो इसने क्या किया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। ठीक है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और आप देख सकते हो 3 - 2 करोगे तो आपका n फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर इन्होंने 1 ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब बात करते हैं एसिड्स की और बेसिस की। एसिड्स कितने H+ दे सकता है और बेस कितने OH आयन डोनेट कर सकता है, वही उसके n फैक्टर के बराबर होता है। जैसे HCl की बात करें, HCl मुझे पता है H+ और Cl आयन के अंदर ब्रेक होगा, मतलब एक H+ ही देगा, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। H2SO4 जो है वो कितने देता है? 2 H+ देता है, तो n फैक्टर कितना होता है इसका? 2 होता है। वहीं बेस की बात करें, NaOH मुझे पता है 1 OH आयन देगा, इसका n फैक्टर 1 होगा। मैं CaOH होल ट्वाइस की बात करूं, n फैक्टर इसका 2 होगा, क्योंकि ये 2 OH आयन दे सकता है। ठीक है, कुछ एसिड्स और हैं, ठीक है, जिनकी बात अभी मैं करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। वो बेसिकली कौन से? मेरे फॉस्फोरिक एसिड्स हैं। कौन कौन से? H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ये हैं। इनके n फैक्टर अभी याद कर लो आप, 3 होता है, इसका n फैक्टर 2 होता है और इसका n फैक्टर क्या होता है? मेरे पास 1 होता है। बट अभी मैं आपको बता भी दूंगा ऐसा क्यों होता है। फिर आपके पास आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स में n फैक्टर किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। एक सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट मेरे पास एक सॉल्ट है। ये किस तरह से बना होगा? एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज रहा होगा और सल्फेट पे 2- चार्ज होगा। ये नीचे आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, तब इसका फॉर्मेशन होगा। अभी मैं ओवरऑल देखूँ तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और सल्फेट पे 2- है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो न्यूट्रल नहीं बनेगा, क्योंकि इस पे +1 चार्ज अभी ज़्यादा है, ये +3 ये 2- है, तो न्यूट्रल नहीं हो सकते ऐड करने पे। फिर मैंने देखा भाई एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, बट एल्यूमिनियम टोटल है कितने? 2, तो टोटल कितना चार्ज होगा? 2 × +3, तो मतलब +6 चार्ज होगा।
एक सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, बट सल्फेट है कितने, 3 सल्फेट है, तो मैं लिखूंगा भाई 3 इंटू -2 तो -6 होगा। अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा +6 -6 को ऐड करूंगा तो कैसा आएगा 0, तो ये वैल्यू कैसे आ जाएगी, न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा वो क्या हो रहा था, अपने पास न्यूट्रल हो रहा था, तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। तो भाई मेरे पास जो सॉल्ट है Al2SO4 होल 3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। अब देखो मैं एसिड्स की बात करता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड्स की मैंने 3 एसिड्स लिखे थे, H3PO4, ठीक है, H3PO3 और आपके पास था H3PO2। कभी भी आपके पास ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो इनका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं मेनली, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मेरे पास बनेगा P डबल बॉन्ड OH O के साथ लगा हुआ है H। H3PO3 का बनाता हूँ P डबल बॉन्ड OH और इसके साथ लगा हुआ है एक H। इसका बनाता हूँ तो P डबल बॉन्ड OH H और H। आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, जितने मेरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं वही रिप्लेसेबल होते हैं, वो उतने ही डोनेट कर पाते हैं। यहाँ देखूंगा मैं तो मेरे ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो ये तीनों डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होता है 3 होता है। इसकी बात करें तो यहाँ देखो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ लगा है, बट ये हाइड्रोजन मेरा डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ लगा हुआ है, तो ये रिप्लेसेबल नहीं हो पाएगा। मतलब ये तो रिप्लेस नहीं होगा, बट ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, ये हाइड्रोजन भी P के साथ लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी फॉस्फोरस P के साथ लगा हुआ है, ये दोनों तो रिप्लेस नहीं होंगे, बट ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मेरा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा होता है वही रिप्लेसेबल होता है। अब याद कैसे रखेंगे, सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड्स, इन तीनों के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ कहीं और नहीं लगानी है आपको। आपको एक वैल्यू कम कर देनी है, जैसे यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, एन फैक्टर 3 है, एक कम, कितने आपके पास 3, एक कम 2 का एक कम 1, ठीक है ना। सिर्फ इन तीनों के लिए लगाना है आपको, फॉस्फोरिक एसिड्स के लिए ही इस चीज़ को लगाना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है। जो अपने पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। इसको आप फटाफट लिख लो, फिर मोल फ्रैक्शन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब हमारे पास बस 2 कंसंट्रेशन टर्म और बची हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हो इन सब चीज़ों को, बट यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा काम में आती ही आती है, ठीक है भाई। तो चलो अपने नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पे, वो है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखो मेरे पास ये एक बीकर था, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको बनाते टाइम 2 चीज़ें मिला दी, एक कंपोनेंट A था और यहाँ पे मेरे पास दूसरा कंपोनेंट था B। इन दोनों को मैंने मिलाया, मिलाते टाइम में मैंने इनके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। मैंने बोला भाई मोल्स ऑफ A जो मिलाया है वो मैंने Na है, और मोल्स ऑफ B जो मैंने मिलाया है वो मेरे पास Nb है। आपने फाइनली इन दोनों को मिला के यहाँ पर ये तैयार कर लिया। अब बोले भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा मेरे पास वो बराबर होगा मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। अब मोल्स ऑफ A कितने थे? Na था, मैंने लिख दिया Na अपॉन टोटल मोल्स कितने? Na प्लस Nb, आप लिख दिया Na प्लस Nb, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होगा वो होगा मोल्स ऑफ B जो कि Nb था अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb था, ठीक है ना। तो आपके पास ये 2 कंपोनेंट्स थे, इस तरह हम लोग ने लिख दिया। अगर 3 होता तो क्या लिख देते? मोल फ्रैक्शन ऑफ C Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, नीचे Nc और आ जाता, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा होते तो वो हम लोग वैसे इस तरीके से लिखते जाते, ठीक है। तो भाई देखो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B को ऐड करूंगा तो कितना आता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा इसके मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली चीज न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। इसका फायदा क्या है, अगर आपको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे दूं तो आप ए निकाल सकते हो। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर होगा किसके, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे दूं तो आप बी निकाल सकते हो। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर होंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। तो आप दूसरे की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको एक पार्ट पता है तो ये मेरे पास एक कंसंट्रेशन टर्म थी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों भाई, क्योंकि रेशियो ऊपर भी मोल से नीचे भी मोल से, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट मेरे पास नहीं होती, यूनिट लेस होता है। आप इसे लिख लीजिए। फिर हम लास्ट अपने पे आते हैं, लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया। लास्ट अपने पास है ppm, इसको हम लोगों ने लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब लास्ट पे आ जाते हैं अपने पास। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है ppm। ठीक है ना, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, तो अब आपको देखना है भाई कि कितने मिलियन पार्ट्स होंगे एक के। तो जो मेरे पास ppm की डेफिनेशन ये है मेरे पास, इट इज द नंबर ऑफ solute dissolved per million। ठीक है ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं, आसान सा है, फॉर्मूले आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। अगर आपको लिखा है ppm वेट बाय वेट, तो इसका क्या मतलब है कि भाई वेट ऑफ, या फिर लिख दूं मैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 लिख देना आपने, क्योंकि 1 मिलियन 10 टू द पावर 6 होता है बस। अगर आपको लिख दिया ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप लिख दोगे भाई मेरे पास होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों ml में, इनटू 10 टू द पावर 6। कुछ भी दे दे आपको, अगर आप समझ लो आपको दे दिया ppm मोल बाय मोल, तो आप इसको लिख दोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अपॉन मोल से नीचे तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। इस तरह से ppm को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, कंसंट्रेशन टर्म पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मूव करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या था, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लिया हम लोगों ने, किस तरह से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड आप न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चंस है, और जो मैं आपको शीट और डीपीपी दूंगा आप उनको सॉल्व कीजिएगा, उससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। तो बस आप पहले इनको रिविजन कीजिए। लेक्चर 2 और 3 के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आप उन दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद फिर आप नेक्स्ट लेक्चर जो अपने पास 4th लेक्चर होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।